जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए मैराथन क्लास। ये जो हमारी मैराथन क्लास है, इसमें हम आपको 500 क्वेश्चन जो है 5000 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। तो ये इसमें हम आपको 5000 क्वेश्चन प्लस जो है आपको MCQ क्वेश्चन कराएंगे। और ये जो सीरीज़ है आपकी चल रही है, रोज़ डेली इसमें क्लास होती है। और आपकी इसकी जो क्लास है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी जो टॉप 100 वाली जो मैराथन क्लास भी चल रही है, वो भी महिला पर्यवेक्षक के लिए ही चल रही है। तो आप क्लास को पूरा देखिए और कंप्लीट सारे क्वेश्चंस करिए। समथिंग आपके एग्ज़ाम तक हम 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देंगे। और हर एक क्वेश्चन हर एक जो है टॉपिक से लिया जा रहा है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और क्लास को पूरा वॉच कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम आपको बता दें कि अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्या आपकी ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आपको डेली क्वेश्चंस कराते हैं और आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारी जो डेली की क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो आई होप आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, क्लास को शेयर भी कर दिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं टोटल क्वेश्चंस में से। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन हम आपको लगवाते हैं। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एड्स का मुख्य स्रोत क्या है? विच आर द मेन सोर्स ऑफ एड्स? एड्स का जो है मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि एड्स किससे फैलता है, मेनली किससे फैलता है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए। वेश्यावृत्ति से या फिर लार से या फिर खांसी से या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, विच आर द मेन सोर्स ऑफ एड्स? प्रोस्टिट्यूशंस, सैलाइवा, कफ, नन ऑफ दिस। बताइए। तो देखिए, अगर हम बोलें कि एड्स एक क्या है, तो एक एड्स जो है एक यौन संचार रोग होता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये लैंगिक मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से संबंधित होता है। तो इसमें अगर इसका ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेश्यावृत्ति। तो एड्स का मुख्य स्रोत इसमें से क्या हो जाएगा? वेश्यावृत्ति हो जाएगा। जबकि लार से होता है, लेकिन लार से इतना नहीं, मुख्य पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है हमसे? मुख्य पूछा है, इसलिए वेश्यावृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखते हुए चलेंगे, ताकि हम भी देखेंगे, अब आप भी देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग आंसर क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? कहने का मीन से जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है कितने से कम होती है? मेंटली
रिटार्डेड चाइल्ड IQ इज़ लेस देन, कितने से कम होगी? 88, मतलब 88 से कम, या 85 से कम, 86 से कम, या फिर 84 से कम। तो बताइएगा किससे कम होगी? मानसिक रूप से जो निरुद्ध बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 85, है ना। 85 से कम होती, कितने से कम होती है? मतलब 85 से कम 85 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है या इससे कम होती है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? मानसिक रूप से विकलांग कहा जाता है या मानसिक रूप से निरुद्ध बालक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? समाज के विकास का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? वंशानुक्रम है, या फिर लिंग है, या फिर वातावरण है, या वातावरण और वंशानुक्रम दोनों है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सोशल डेवलपमेंट? सामाजिक विकास का इसमें से मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखें कि सामाजिक विकास का अगर इनमें से मुख्य तत्व पूछा गया है, ओनली मेन प्रमुख जो तत्व है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखें, समाज से संबंधित पूछा है, सामाजिक विकास से संबंधित पूछा है, तो इसका मुख्य तत्व क्या होगा? एनवायरनमेंट होगा, मतलब कि वातावरण होगा, ना कि दोनों। वंशानुक्रम तो ये क्या होता है? सामाजिक नहीं होता, ये एक व्यक्तिगत में आ जाएगा, या फिर उसका पूरा डेवलप विकास के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन इन्होंने पर्टिकुलर किसका पूछा है? सामाजिक विकास का पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार विकसित दांत कौन से होता है? बताइए, इनमें से प्रथम बार जो दांत होते हैं उन्हें कौन से दांत कहते हैं? फर्स्ट डेवलप्ड टीथ इज, दूध के दांत मतलब मिल्क टीथ कहेंगे उन्हें, या फिर परमानेंट टीथ कहेंगे उन्हें, या फिर जो कि दंत अवधारण कहेंगे उनको, है ना, ऑक्यूलेशन कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए जो प्रथम बार दांत आते हैं उनको, तो उसके अलावा हम आपको बता दें तो जो दूध के मतलब कि दांत होते हैं उनको प्रथम बार आने वाले दूध मतलब दांत कहा जाता है, और ये स्थायी नहीं होते हैं क्योंकि दूध के दांत तो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, फिर आते हैं स्थायी दांत। तो जो प्रथम बार क्या कहते हैं? दांत आते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, या फिर दूध के दांत कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा आपको थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, तो आपने इनका देखा होगा। एक सेकेंड रुकिए, चलिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध के दांत। अब देखिए इनका सूत्र होता है कितना? 212/212 मल्टीप्लाई 2, है ना। ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हमारे मिल्क दूध का फॉर्मूला है, जबकि 200 अगर ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये कौन सा होता है? स्थायी दूध का स्थायी दांत का होता है। ठीक है, ये स्थायी दांत का होता है, और ये दूध के दांत होते हैं उनका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर कौन कौन से होते हैं? रदनक होते हैं, कृंतक होते हैं, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अस्थायी होते हैं या प्रथम बार जो आते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? बताइए, इनमें से विशेष शिक्षा का उद्देश्य कौन सा होता है? अमंग दीज ऑफ आर एम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। बताइए कौन सा है इनमें से विशेष शिक्षा का उद्देश्य? समायोजन में सहायता, या फिर योग्यता का अधिकतम विकास, या आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए कि कौन एक है निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिकतम विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइएगा, सभी आंसर देते हुए चलेंगे। तो अगर हम इसके बारे में आपको बताएं
कि विशेष शिक्षा से संबंधित कौन, मतलब विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें से उपरोक्त में से सभी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ये क्या है, मतलब कि विशेष शिक्षा किस किस उद्देश्य से दी जाती है, ताकि वो समायोजन में सहायता मिल सके, है ना, समायोजन में सहायता हो। ठीक है। फिर दूसरा है योग्यता का अधिकतम विकास हो सके, मतलब किसी भी बच्चे की कितना योग्य हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। और फिर इसके अलावा आर्थिक उसको स्वतंत्रता मिले। तो इन सभी के लिए क्या होती है, विशेष शिक्षा जो रहती है मेन होती है। तो ये सभी उद्देश्य से विशेष शिक्षा दी जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिएगा बताइए, नवजात की नाड़ी गति है। बताइए, नवजात जब रहता है, न्यू बॉर्न बेबी जो रहता है, जिसको है ना हम कब तक बोलते हैं, अधिकतम 20 दिन का, है ना, जन्म से और कितने दिन तक, अधिकतम 15 से 20 दिन का जो बालक होता है उसे नवजात शिशु कहते हैं। और उसकी नाड़ी की गति कितनी होती है? बताइए, नाड़ी की गति कितनी होती है? 120 होगी, 125 होगी, 130 प्रति मिनट होगी, या फिर 135 प्रति मिनट होगी। तो देखिए, अगर हम देखें कि जो नवजात बच्चा होता है, नवजात जो बच्चा होता है वो कितना, 15 से, मतलब जन्म से लेके और 15 से 20 दिन का बच्चा कहलाता है। और इसकी जो, अगर नवजात की नाड़ी गति बोला जाए तो कितनी होती है? 125 होती। कितनी होती? 125 प्रति मिनट होती। मतलब 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो ये 125 होती है। और नाड़ी कहाँ से देखते हैं? हमारे हाथ की जो कलाई होती है वहाँ से देखी जाती है। और जबकि अगर इसकी लंबाई देखें, नवजात की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो नवजात की जो लंबाई होगी औसतन कितने से, तो 19 से और 22 इंच तक होती है ना। कितने तक होती है? 19 से 22 इंच तक होती है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसका, और अगर लंबाई के अलावा धड़कन देखी जाए तो धड़कन कितनी होती है? तो धड़कन आप याद रखें 130 से लेके 140 तक होती है। और इसमें जो पूछा गया था वो नाड़ी का पूछा गया था, तो ये 125 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, एक औसत दूध से कितनी कैलोरी प्राप्त हो जाती है? कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर मतलब एक औसत दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? 30 से 40 कैलोरी, 35 से 45 कैलोरी, 18 से 20 कैलोरी, या फिर 37 से 50 कैलोरी। कितनी कैलोरी जो है प्राप्त होगी? एक औसतन दूध से कितनी कैलोरी प्राप्त हो सकती है? तो देखिए, अगर इसका हम आंसर देखें तो ये एक औसतन दूध से कितनी, 18 से लेके 20 कैलोरी तक प्राप्त होती है। कितने से? 18 से लेके 20 कैलोरी तक प्राप्त होती है। ठीक है, एक औसत दूध से, है ना, 18 से लेके 20 कैलोरी तक प्राप्त होती है एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है? मानव के विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज? बताइए, कौन सा है इनमें से मानव विकास का क्षेत्र? शारीरिक मतलब फिजिकल, फिर सामाजिक मतलब सोशल, और संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, या फिर तीनों, मतलब कि शारीरिक भी, या फिर सामाजिक भी, या फिर संज्ञानात्मक भी। तो आप सभी लोग आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे। क्लास को लाइक भी करेंगे, और क्लास चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है? तो अगर इसका हम आपको आंसर बताएं तो मानव विकास के क्षेत्र जो हैं सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा इसमें? राइट आंसर सभी आ जाएगा। मतलब कि फिजिकल भी है, सोशल भी है, और
कॉग्निटिव भी है, मतलब शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक तीनों क्षेत्र जो हैं वो मानव विकास के क्षेत्र हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मतलब कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP किस वर्ष शुरू किया गया था। सभी लोग आंसर लगाएंगे इसका कि जो एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था जिसे NACP बोला जाता है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1988 से या 1994 से, 1987 से या फिर 1992 से। बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कब से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, इसका राइट आंसर 1987 से है। क्या है, 1987 से यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। अगर हम आपको एड्स के बारे में बताएं तो एड्स एक क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका कोई भी टीका नहीं आया है अभी तक। HIV वायरस के कारण ये बीमारी होती है और ये जो बीमारी होती है इसके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। कौन सा, एलिजा टेस्ट किया जाता है। आप इसको भी याद रखते हुए चलेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए कि ब्रेल लिपि किससे संबंधित है। ब्रेल लिपि जो है मतलब कि ब्रेल लिपि इज़ रिलेटेड टू, किस चीज़ से संबंधित है। जो अंधे बालक होते हैं, मतलब ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं, उनसे संबंधित है, या बाणी विकलांग बालक मतलब कि जो स्पीच हैंडीकैप्ड होते हैं उनसे संबंधित है, या मान संबंध बालक मतलब कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड से संबंधित हैं, या नन ऑफ दीज। बताइए कि ब्रेल लिपि जो है वो किससे संबंधित है। ब्रेल लिपि इनमें से किससे संबंधित होगी, अंधे बालक से संबंधित, बाणी विकलांग बालक से संबंधित, फिर जो मान संबंध बालक से संबंधित, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि किससे संबंधित हैं, ब्रेल लिपि किससे संबंधित है। तो अगर ब्रेल लिपि हम देखें तो ये किससे संबंधित है, जो अंधे बालक होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत जाती है, फिर उनको है ना क्या कहते हैं, उनके लिए एक अलग से बुक आती है जिसमें डॉट डॉट करके और उभार कर पेज पर डॉट डॉट लगा के उसको उभार करके बनाए जाते हैं अक्षर, और फिर उससे वो पहचानते हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है वो किससे संबंधित है, अंधे बालकों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शेषवावस्था के बालक को क्या कहते हैं। शेषवावस्था के बालक को क्या बोलेंगे, जो कि 0 से लेके और 2 वर्ष तक की होती है। इस वर्ष तक के बालक को क्या कहते हैं, नवजात बालक कहते हैं, या फिर युक्ता मतलब जायगोट कहते हैं, या बचपन कहते हैं, या फिर भ्रूण कहा जाता है। बताइएगा कि किस जो शेषवावस्था में बालक को क्या कहा जाएगा। तो शेषवावस्था में बालक को क्या कहा जाता है, बताइए। अगर हम देखें युक्ता जायगोट जो है, जायगोट तो क्या होता है, ये तो जो निषेचन की क्रिया के द्वारा बनता है। फिर भ्रूण जो कि गर्भावस्थ अवस्था में ही रहता है। इसके बाद क्या होती है, नवजात। तो इसको क्या बोलेंगे, जो शेषवावस्था के बालक होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो नवजात शिशु बोला जाता है, न्यू नेट कहा जाता है, न्यू बॉर्न बेबी कहा जाता है, जो शेषवावस्था के बालक होते हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। यूनिसेफ एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है एक मतलब कि यूनाइटेड नेशन में जो के द्वारा चाइल्ड को एक प्रकार से उनकी बचाने के लिए और उनको जो भी सहायता पहुंचाने के लिए एक फंड स्टार्ट किया गया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ये प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट किया गया था, 1992 मतलब 1992 से 93 में, 94 से 95 में, 93 से 94 में, या 95 से 96 में। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे
कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 92 से लेके 93 में। कब, 92 से लेके और 93 में स्टार्ट हुआ था। यूनिसेफ ने व्हेन डज द यूनिसेफ प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चाइल्ड स्टार्ट, तो कब से चालू हुआ था, 1992 से 1993 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बताइए, शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है। शाला पूर्व शिक्षा जो है इनमें से किससे संबंधित है। अनौपचारिक मतलब कि इनफॉर्मल, या फिर औपचारिक मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्री स्कूल एजुकेशन इज़ रिलेटेड, अगर जो प्री स्कूल में भेजा जाता है बच्चे को तो वो किससे संबंध, एक प्रकार की जो है प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा होती है या फिर औपचारिक होती है या दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आ जाएगा, बताइएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि प्री एजुकेशन किससे रिलेट होती है। तो देखिए, अगर प्री एजुकेशन से संबंधित बताएं तो ये एक कैसी होती है, अनौपचारिक होती है। कैसी होती है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, औपचारिक में कौन सी आती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, वो औपचारिक के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटेसरी विधि किससे संबंधित है। मोंटेसरी जो विधि है, मोंटेसरी मेथड इज रिलेटेड टू, बताइए किससे संबंधित है। मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से संबंधित है, या प्रतिभावान बालकों की शिक्षा से संबंधित है, या शारीरिक अक्षमता युक्त बालक की शिक्षा से संबंधित है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो मोंटेसरी जो विधि है इनमें से किससे संबंधित है। एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड से संबंधित है, या एजुकेशन ऑफ जीनियस चाइल्ड से संबंधित है, या एजुकेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड चाइल्ड से संबंधित है, या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो मानसिक रूप से निरुद्ध बालक होते हैं उनकी शिक्षा से संबंधित है मोंटेसरी विधि। ठीक है, तो मोंटेसरी विधि किससे संबंधित है, जो मानसिक रूप से निरुद्ध बालक होते हैं उनसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या है। जो गर्भ अवस्था में शिशु रहता है उसका विकास का क्रम सही क्या होता है। व्हाट इज राइट स्टेज ऑफ जो प्रीनेटल डेवलपमेंट, बताइए। तो उसमें क्या आएगी, पहली डिंब अवस्था आएगी, पहली पिंड आएगी, फिर डिंब अवस्था आएगी, या पहली गर्भ अवस्था शिशु होता है फिर पिंड अवस्था आती है, या पहले डिंब अवस्था आएगी और फिर पिंड अवस्था आएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी आती है, तो डिंब अवस्था आती है, फिर पिंड अवस्था आती है, और फिर गर्भस्थ अवस्था जो है वो आती है। मतलब पहले रोपण विधि आएगी, फिर जो भ्रूणिक अवस्था आती है, फिर गर्भस्थ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले कौन सी आएगी, डिंब अवस्था आएगी, और फिर कौन सी आती है, पिंड अवस्था। मतलब पीरियड ऑफ ओवम आएगा पहले, और फिर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो आता है। तो गर्भस्थ अवस्था की जो गर्भस्थ शिशु है उसके विकास का सही क्रम क्या है, पहले डिंब अवस्था आती है और फिर आती है पिंड अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता से संबंधित इनमें से कौन सा गुण है। विच क्वालिटी इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, बताइए क्रिएटिविटी से संबंधित कौन सा गुण है। अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, या फिर बहिर्मुखी मतलब एस्ट्रोवर्ट, या फिर सोच मतलब थिंकिंग, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए कौन सा गुण जो है सृजनात्मकता से संबंधित है। विच क्वालिटी इज रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी, बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये सोच से संबंधित, थिंकिंग से संबंधित है। तो कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित होता है, तो कौन सा होता है, थिंकिंग मतलब सोच होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता है, और एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होता है, जबकि थिंकिंग इससे संबंधित होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है। देखिए, विशिष्ट शिक्षा जो है स्पेशल एजुकेशन जो है वो कैसे किन किन बालकों को दी जाती है। ठीक है, बताइए। विशिष्ट शिक्षाविद, ठीक है, स्पेशल शिक्षा मतलब विशिष्ट शिक्षा में कौन कौन सम्मिलित आएगा। स्पेशल टीचर विशिष्ट शिक्षाविद आएंगे, या फिर विशिष्ट पाठ्य सामग्री आएगी, या फिर विशिष्ट क्रिया विधि आएगी, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए, स्पेशल जो एजुकेशन है वो किससे रिलेटेड है। विशिष्ट शिक्षा इनमें से किससे संबंधित है। स्पेशल टीचर से संबंधित है, या स्पेशल रीडिंग मटेरियल से संबंधित है, स्पेशल एक्टिविटी से संबंधित है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो हैं वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो स्पेशल टीचर हो, स्पेशल टीचर किसी एक स्पेशल चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ाने वाला, या फिर इसके अलावा स्पेशल मतलब विशिष्ट पाठ्य सामग्री भी इसमें आता है, और विशिष्ट क्रिया विधि भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये सभी जो है स्पेशल शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इनमें से सीखने का नियम कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है, इनमें से कौन सा नियम जो है वो सीखने से संबंधित नहीं है। विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। बताइए, कौन से संबंधित नहीं है सीखने से। तत्परता का नियम, या अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, या फिर मेंडल का नियम। विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ रीडिंगनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ मेंडल। बताइएगा कौन है जो सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछा, तो हम अगर बताएं सीखने के नियम से संबंधित कौन सा नहीं है, तो मेंडल का नियम नहीं है ना। मेंडल का नियम किससे संबंधित है, तो वंशानुक्रम से संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है, वंशानुक्रम अनुवांशिकता से संबंधित है मेंडल का नियम, ना कि सीखने के नियम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है। इनमें से एक बालक के लिए और एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा विस्तृत योजना कौन सी है। समेकित बाल विकास योजना, या राष्ट्रीय टीकाकरण योजना, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि विच ऑफ वाइडली स्प्रेड स्कीम फॉर चाइल्ड एंड वुमन। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। सेकंड, नेशनल इम्यूनलाइजेशन प्रोग्राम। थर्ड वन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, या फिर फोर्थ नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें बाल और महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना जो है वो कौन सी है, तो समेकित बाल विकास सेवा है योजना है। कौन सी है, ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये किस किस के लिए, बाल और महिला दोनों के लिए अत्यंत विस्तृत योजना है। ठीक है, तो राइट आंसर ICDS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। देखिए, ऐसे बालक जो कि शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, अक्षम होते हैं, तो उनमें कौन कौन से बालक आ जाते हैं। वेरियस काइंड ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस आर। किस बताइए, तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे बालक जो अंधे हैं, मतलब ब्लाइंड चिल्ड्रंस आ जाएंगे क्या इनके अंतर्गत। ये कम सुनने वाले बालक, मतलब कि हार्ड हियरिंग चाइल्ड, या फिर अपंग मतलब कि क्रिपेल्ड चाइल्ड, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, अगर जो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक है तो वो सारे शरीर से संबंधित उसमें चलेंगे। तो देखिए, अंधा भी क्या होता है, अंधा बालक भी शरीर से संबंधित अक्षम हो जाता है। फिर कम सुनने वाला भी वो शारीरिक रूप से ही अक्षम कहलाता है, और अपंग बालक भी जो क्या है वो शारीरिक रूप से अक्षम ही कहलाता है। तो उपरोक्त में से जो सभी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, शारीरिक रूप से अक्षम कहलाते हैं। ठीक है, चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है। इनमें से कौन एक जो है वो मानव दांत का प्रमुख भाग है। इन भाग है पूछा है ना, इनेमल, केरेटिन, टॉलिन या डेक्टिन, इनमें से कौन जो है वो मुख्य पार्ट है। ठीक है, मुख्य ये सभी तो हैं। इनेमल जो देखिए हमारे बाहर का जो सफ़ेद दांतों का सफ़ेद कलर जो दिखाई देता है चमकता हुआ, वो इनेमल कहलाता है। केरेटिन होता है उसके अंदर, फिर टॉलिन या फिर डेक्टिन। तो अगर हम बोलें कि दांत का जो प्रमुख मतलब कि विच इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन टीथ, हमारे ह्यूमन टीथ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो डेक्टिन होता है। कौन सा होता है, वो डेक्टिन होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, डेक्टिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए, हरलोक महोदय जो हैं उनके अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अकॉर्डिंग टू हरलोक, ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ नाउ मैनी स्टेज। बताइए कि हरलोक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होंगी, 11 होंगी, 6 होंगी, 10 होंगी या फिर 8 होंगी। तो अगर हरलोक महोदय के अनुसार हम देखें कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो हरलोक महोदय के अनुसार मानव विकास की जो अवस्था हैं वो कितनी होती हैं, 11 होती हैं। कितनी होती हैं, 11 अवस्थाएं होती हैं। किसके अनुसार, जो हरलोक महोदय हैं उनके अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 11 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है। इनमें से जो वंश मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उस वंश का क्रम को इसी प्रकार से चलाए रखते हैं, तो उसका मुख्य वाहक कौन सा होता है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ हेरिडिटी। बताइए कौन है वंशानुक्रम का मुख्य वाहक, जीन्स है, कोशिका है, ऊतक है या फिर अंडा है। जीन्स, सेल, मसल्स या फिर क्या कहते हैं, ओवम। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले वंशानुक्रम का जो मुख्य वाहक होता है वो मुख्य वाहक कौन सा होता है, गुणसूत्र होता है। क्या होता है, मेन गुणसूत्र होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो क्या कहते हैं आनुवांशिक गुण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, गुणसूत्र। लेकिन गुणसूत्र इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, तो सबसे पास नज़दीक क्या है, गुणसूत्र किसकी फॉर्म, जीन्स जाते हैं। तो जीन्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वंशानुक्रम का मुख्य वाहक कौन होता है, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकों का संबंध किस रोग से है। नाकों का संबंध किस रोग से है, एड्स से है या फिर कैंसर से है या तपेदिक से है या फिर बेरी से है। बताइए तो नाकों का संबंध किस रोग से है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक सेकंड रुकिए, चलिए देखिए, बेरी रोग जो है वो किससे होता है, विटामिन बी से होता है। किससे होता है, विटामिन B1 से जो हो जाता है वो बेरी रोग हो जाता है। तपेदिक जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कौन से, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। कैंसर क्या होता है, किसी मतलब कि शरीर में असमान वृद्धि से होता है। जबकि नाकों का संबंध किससे है, तो एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। कौन, नाकों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, प्रत्यक्षीकरण, अपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषताएं होती हैं। देखिए कौन कौन, प्रत्यक्षीकरण, अपूर्तिकरण, अंतकरण, ये सब किसकी विशेषताएं होती हैं, संज्ञानात्मक का या फिर सृजनात्मक की या सौंदर्य बोध की या फिर संवेग की। बताइए, परसेप्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस,
ट्रांसफ़र, ये सभी किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बताइए? कॉग्निटिव्स के, या क्रिएटिविटी के, या फिर एस्थेटिक के, या फिर इमोशंस के? तो अगर हम आपको बताएं, प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण और अंतरण, ये सब किसकी विशेषता होती हैं? तो ये सब संज्ञानात्मक की विशेषताएं होती हैं। किसकी होती है? संज्ञानात्मकता की विशेषताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? देखिए, भाषा विकास की अवस्था नहीं पूछी है, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा विकास की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा अवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? बोलने की अवस्था, बोलने की तैयारी, या वाक्य प्रयोग, या शुद्ध उच्चारण, या फिर सामाजिकरण? बताइए, इनमें से कौन सी अवस्था है जो कि क्या है? भाषा विकास की अवस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? प्री प्रिपरेशन ऑफ स्पीच, सेंटेंस यूज, या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, या फिर सोशलाइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सामाजिकरण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सामाजिकरण, क्योंकि सामाजिकरण का भाषा के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजा एक प्रकार का क्या है? देखिए, अभी अगर आपने क्लास को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया था कि एलिजा टेस्ट जो होता है वो किस में होता है? बताइए, एलिजा इज़ द टाइप ऑफ तपेदिक टेस्ट, मतलब जो टीबी की बीमारी हो जाती है उसमें जो टेस्ट कराया जाता है वो एलिजा टेस्ट होता है, या फिर कैंसर की बीमारी का टेस्ट कराते हैं उसे जो है एलिजा टेस्ट कराते हैं, या फिर डबर टेस्ट में कराते हैं, या फिर एड्स की जो बीमारी होती है उसमें जो टेस्ट होता है वो एलिजा टेस्ट होता है। तो बताइए, इनमें से कौन जो है वो एलिजा टेस्ट होता है, किस में होता है? तो अगर हम इसका देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट कहलाता है? एलिजा टेस्ट कहलाता है। तो एड्स की बीमारी में जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की आखिरी अवस्था क्या है? देखिए, भाषा का आखिरी अवस्था क्या होगी? व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? लैंग्वेज डेवलपमेंट की लास्ट अवस्था, लास्ट स्टेज कौन सी है? क्रंदन बताइए। क्रंदन मतलब क्राइंग, मतलब कि क्या रोना सबसे लास्ट स्टेज होती है भाषा डेवलपमेंट की, या फिर वोकैब्युलरी मतलब शब्द भंडार, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब वाक्य निर्माण, या फिर उच्चारण? तो इनमें से सब भाषा विकास की सबसे लास्ट स्टेज क्या होगी? तो याद रखें, रोना नहीं होती है, उच्चारण करना भी नहीं, शब्द भंडार, जबकि वाक्य निर्माण जो है इसकी लास्ट स्टेज कहलाती है। क्या? वाक्य का। देखिए, जब आप है ना पूरी तरीके से किसी भाषा को सीख जाते हैं तो आप उनके सेंटेंस को आसानी से बनाना चालू कर देते हैं। तो वाक्य का निर्माण जो होता है किसी भी भाषा की सबसे आखिरी अवस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? बताइए, इनमें से किस बालक को आप विशिष्ट बालक कह सकते हैं? बताइए, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका कि किस बालक को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में ला सकते हैं, जो कि विच चिल्ड्रन आर द कॉल्ड एक्सेप्शनल जो है चिल्ड्रन कहा जाएगा। बताइए, ऐसे बालक जो प्रतिभावान हो, मतलब जीनियस हो, या फिर ऐसे बालक जो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक हों, मतलब कोई भी उनके फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो, ठीक है, या फिर मेंटली रिटार्डेड हैं मतलब मानसिक रूप से निरुद्ध बालक हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, विशिष्ट बालक किसको कहते हैं? जो जीनियस बच्चे होते हैं, मतलब जिनको एक स्पेशल शिक्षा देनी होती है, स्पेशल उनको
एक स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो भी किस में आते हैं, मतलब विशिष्ट बालक में आते हैं। फिर जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं तो उनको भी हमें ना क्या कहते हैं, उनको भी पढ़ाई का दूसरा मतलब स्पेशल मेथड यूज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए वो भी किस में आ जाते हैं, विशिष्ट बालक में आ जाते हैं। और जो मेंटली मानसिक रूप से निरुद्ध होते हैं उनको भी पढ़ाने के लिए सामान्य रूप से हटकर अलग माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो भी किस में आ जाएंगे, विशिष्ट बालक में आ जाएंगे। तो उपरोक्त में से सभी जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है। जो कम सुनते हैं बालक, जिनको सुनाई नहीं देता अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं देता है, तो उस बालक को के लिए जो शिक्षण विधि है वो कौन सी उपयोग की जाएगी, बताइए। मेथड यूज फॉर द एजुकेशन हार्ड हियरिंग चिल्ड्रेन इज, बताइए। हस्त विधि शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे या चिन्ह भाषा का उपयोग करेंगे या फिर श्रवण यंत्र विधि का या फिर उपरोक्त में से सभी। तो कौन सी जो विधि है उसका उपयोग करा जाएगा। तो देखिए कम सुनने वाले जो बालक होते हैं उनके लिए सभी, चाहे वो हस्त विधि हो उसका भी उपयोग किया जाता है, चिन्ह विधि का भी उपयोग किया जाता है, श्रवण यंत्र विधि का उपयोग भी किया जाता है और उपरोक्त में से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोना किससे संबंधित है, बताइए। रोना किससे संबंधित है, क्राइंग इज रिलेटेड टू, भाषा से संबंधित है रोना, ये सामाजिक से संबंधित है, ये संवेगात्मक से संबंधित है या फिर गत्यात्मक से संबंधित है। रोना किससे संबंधित है, बताइए। रोना मतलब कि एक देखिए भाषा का विकास में रोना जो है वो पहली स्टेप होती है, तो रोना जो है भाषा विकास से संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है ना। किससे संबंधित है, रोना भाषा से संबंधित होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पालन घर की स्थापना कब की गई थी, बताइए। पालन घर की स्थापना जो है वो कब हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेचेस इज इन विच ईयर, बताइए। पालन घर की स्थापना कब मतलब कि स्थापित की गई थी, 1982 में, 1986 में, 1977 में या फिर 1989 में। तो जो पालन घर होते हैं उनकी जो स्थापनाएं की गई थी वो कब की गई थी, तो 1977 में की गई थी। कब की गई थी, 1977 में की थी। मतलब पालन घर में जो जिसका साथ कोई नहीं देता उसका साथ पालन घर देता है, इसलिए साथ साथ याद रखें। और 1977 में पालन घर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में परिवर्तन होते हैं, विकास में परिवर्तन होते हैं किस तरीके के, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चेंज इन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज या फिर क्रिएटिव चेंज या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें कि विकास में परिवर्तन होते हैं तो किस तरीके के होते हैं विकास में परिवर्तन, तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। किस तरीके के होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन जो हैं विकास, चेंज इन द डेवलपमेंट इज मतलब कि जो विकास में परिवर्तन को ही गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। मतलब विकास में किस तरीके का होता है, मल्टीपल जो क्वालिटेटिव चेंज होते हैं उस तरीके के चेंज विकास में परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता विकास हेतु आवश्यक तत्व होता है, बताइए। बताइए कि सृजनात्मकता विकास हेतु आवश्यक तत्व है, बताइए कौन सा तत्व है। नेसेसरी फैक्टर फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, बताइए कौन सा है आवश्यक तत्व। संवेदन तत्व,
मतलब या फिर चिंतन या तार्किकता या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा तत्व जो है नेसेसरी फैक्टर फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, सृजनात्मकता विकास हेतु आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, उपरोक्त में से सभी। मतलब अगर कुछ भी चीज़ सृजन करनी है उसके लिए संवेदन की भी ज़रूरत होती है और चिंतन की भी ज़रूरत होती है और तार्किकता की भी ज़रूरत होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बता चुके हैं इसका, और इसका सभी आंसर लगाते हुए कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे इसका, और सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। और कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि गुणसूत्र किससे संबंधित है ना। क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड टू रेस्पायरेशन, मतलब श्वसन से संबंधित हैं, या फिर रिप्रोडक्शन प्रजनन से संबंधित हैं, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, मतलब आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से संबंधित है, या डाइजेशन मतलब पाचन से संबंधित है। तो गुणसूत्र किससे संबंधित हैं, तो गुणसूत्र संबंधित हैं आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण से संबंधित है। किससे, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से संबंधित हैं। कौन है, गुणसूत्र संबंधित है। मतलब कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो एम्स और प्री स्कूल होते हैं उनका मतलब कि क्या, मतलब जो प्री स्कूल से होते हैं उनका एम्स क्या होता है, मतलब उनका उद्देश्य क्या होता है। स्वस्थ वातावरण बनाना, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना, या फिर सौंदर्य सेंस, है ना, सौंदर्य जो बौद्धिकता, या फिर बौद्धिक जिज्ञासा, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो प्री स्कूल बच्चों के लिए प्री स्कूल खोले गए हैं और इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या हो, हेल्दी एनवायरनमेंट बना, मतलब उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बने। फिर दूसरा है कि उसे, है ना, एस्थेटिक सेंस हो, मतलब उसके अंदर सौंदर्य बोध हो, और इंटेलेक्चुअल जो है क्यूरिसिटी हो, मतलब बौद्धिक जिज्ञासा भी उसकी बढ़े। ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए, सभी का मतलब उपरोक्त सभी ये क्या है, प्री स्कूल के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात बताइए। जो नवजात शिशु होते हैं उनके चेहरे और सिर की गोलाई का अनुपात कितना होता है। द रेशियो ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड फेस एंड हेड प्रोपोर्शंस बताइए। 1:8, 1:9, 1:10 या फिर 1:11। तो बताइए कौन सा है। तो याद रखें नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की जो गोलाई का अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है, 1:8 होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा बालक है जो विशिष्ट बालक नहीं कहलाएगा। अमंग दीज विच इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेशन चाइल्ड। बताइए कौन सा चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो क्या है, विशिष्ट बालक नहीं कहलाएगा। जो कि बौद्धिक विचलन हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल एक्चुअल हो, ठीक है, गामक विदलन हो, या फिर संवेदी विदलन वाला, या फिर बाल कल्याण योजना। तो याद रखें बौद्धिक विचलन मतलब इंटेलेक्चुअल एक्चुअल वाला जो बच्चा होता है, बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चा भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। कामक मतलब कि जो कि है ना क्या कहते हैं, गति से संबंधित है, तो वो भी किस में जाएगा, मांसपेशियों में। इन सभी से संबंधित भी बालक विशिष्ट बालक में आता है। और जो संवेदी मतलब कि सेंसरी जो डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर, वो भी क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक कहलाता है। लेकिन जो बाल कल्याण योजनाएं हैं वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल कल्याण योजनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से WHO ने कौन सी गतिविधियां हैं, बताइए इनमें से WHO की कौन सी गतियां हैं, WHO क्या कार्य करती है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है, मानव शक्ति के विकास से संबंधित कार्य करती है, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण करती है, या फिर उपरोक्त सभी। विच आर द एक्टिविटीज़ ऑफ WHO, एनवायरमेंटल हेल्थ या डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज़, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर WHO के बारे में देखें तो WHO की जो इनमें से कौन सी गतिविधि है, तो उसकी सभी गति हैं। जब WHO क्या करता है, पर्यावरण के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक करता है, मानव शक्ति के विकास के लिए भी जागरूक करता है, और विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण के लिए भी जागरूक करता है। तो WHO जो है इन सभी से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्व शाला के बालकों की सीखने की क्षमता आधारित होती है, किस पर होती है, जो लर्निंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन द प्री स्कूल, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो किस पे आधारित होगी, बताइए। व्यक्तिगत आधारित रचना पर, या पाठ्यक्रम आधारित रचना पर, या शासकीय आधारित रचना पर, या फिर शिक्षक आधारित रचना पर, बताइएगा। कि सभी लोग आंसर देते हुए इसका चलेंगे कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, पूर्व शालाएं जो होती हैं उनमें सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्षम होते हैं, वो किसके कारण से उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो किस पर आधारित होती है। तो याद रखें उनकी जो व्यक्तिगत आधारित संरचना होती, पर्सनल बेस्ड कैपेसिटी होती है, उस आधार पर जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। नेशनल हैंडीकैप्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड कहाँ पर, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, देहरादून में है, या फिर कोलकाता में है। तो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो कि नेशनल हैंडीकैप्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है ये स्थित है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीखने का तात्पर्य क्या है, बताइए। सीखने का तात्पर्य क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, तो बताइए। संवेग में परिवर्तन सीखने का तात्पर्य है, या अनुभूति में परिवर्तन है, या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या सौंदर्य बोध में परिवर्तन, बताइए किस में संबंधित है। तो जो सीखने का तात्पर्य होता है वो किससे संबंधित होता है, बताइएगा। कि संवेग में परिवर्तन से संबंधित है, अनुभूति में परिवर्तन से संबंधित है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से संबंधित है, या फिर सौंदर्य बोध में परिवर्तन से संबंधित है। तो सीखने का जो है वो किससे संबंधित है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अगर आप सीख रहे हैं तो परमानेंट चेंज द इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो सीखने का तात्पर्य होता है। ठीक है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन की नीड क्यों होती है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। विकास के लिए, मतलब कि डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट, या फिर संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, इमोशनल मैच्योरिटी के लिए, या फिर समायोजन के लिए, मतलब फॉर एडजस्टमेंट के लिए, या ऑल ऑफ दीज। बताइए कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी चीज़ की प्रोटेक्शन की नीड क्यों होती है। तो याद रखें ये सब चीज़ें किसके लिए ज़रूरत होती हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी के लिए। चाहे वो विकास के लिए भी हमें संरक्षण की आवश्यकता होती है, हमारे इमोशनल मैच्योरिटी के लिए भी हमें संरक्षण की आवश्यकता होती है, और हमें एडजस्टमेंट, मतलब कि समायोजन करने के लिए भी हमें संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है? बताइए, बाल अधिकार की रक्षा कौन करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ICDS से, ICPS से, नाको से या फिर यूनिसेफ? बताइए, बाल अधिकारों की रक्षा को किससे संबंधित है? तो बाल अधिकारों की संरक्षण किससे संबंधित है? ICPS से। किससे? ICPS जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICPS जो है ये क्या करता है? बाल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? बालकों में संवेग किस प्रकार के होते हैं? बालकों में संवेग होते ही नहीं, मतलब अनुपस्थित होते हैं या फिर स्थायी होते हैं या असंतुलित होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखें, अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग कैसे होते हैं बालकों में? देखिए, अभी कुछ देर पहले बच्चा रो रहा है, फिर कुछ देर पहले फिर बाद में हंसने लगता है, कभी खेलने लगता है, कभी बैठ जाता है, कभी गाने लगता है, कभी कुछ भी देखने लगता है। तो ये संवेग जो है उसके अंदर आते जाते रहते हैं। तो ये जो होते हैं संवेग तो उसके अंदर होते हैं, तो ये तो गलत है, अस्थायी नहीं होते, मतलब एक ही संवेग एक ही तरीके का कार्य नहीं करता है। तो जो बालकों में संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? असंतुलित होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? असंतुलित होते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपके कंप्लीट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं आज की मैराथन में। आपको कैसे लगे क्वेश्चन ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। जाते जाते आप क्लास को एक बार शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर लगाइए और क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर लिखकर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को पूरा देखा करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ सकें, बहुत अच्छे से कर सकें और आपका जो सिलेक्शन है इस बार हो सके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।